गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना सीखा था। बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर किए थे। कुछ सवाल और बच गए हैं जो हम लोग आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? जो सवाल बच गए थे वो खत्म करेंगे। सवाल खत्म करने के बाद हम बढ़ेंगे किसकी ओर? कन्वर्जन ऑफ सिस्टम की ओर। जो हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो करते थे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, हम उसके कुछ सवाल करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे कहाँ? पैरेलैक्स मेथड पे। ठीक है, चलिए तो समय नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है कि इफ E बराबर एनर्जी, F बराबर फोर्स, V बराबर वेलोसिटी टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सो फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। मतलब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सर, ये थोड़ी है। कह रहा है कि अगर इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर लिया गया है तो मास का डायमेंशन बताओ। मतलब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फोर्स एंड वेलोसिटी। आया क्या बात समझ में? वही सवाल है, बस खाली लिखने का तरीका अलग है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं हम लोग। तो अगर बात किया जाए एनर्जी का अगर बात किया जाए तो एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो वर्क का होगा, जो कि क्या होना चाहिए? mL2T-2। फोर्स का बात किया जाए तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो mL_T-2। v का अगर बात किया जाए तो v का वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है? L_T-1। बोल क्या रहा है सर? मास। तो लेट भैया मास को लेट कर देते हैं कि लेट मास डिपेंड्स ऑन किस पे? एनर्जी, फोर्स और वेलोसिटी। एनर्जी, फोर्स और वेलोसिटी। एनर्जी के पावर ए, फोर्स की पावर बी, वेलोसिटी की पावर सी। देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर m इज इक्वल टू k E F V, e टू द पावर a, f टू द पावर b, v टू द पावर c। सर अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करें सर? अब हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो सर जाहिर सी बात है जब तक डायमेंशन कंपेयर नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए डायमेंशन रखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं अगर m का बात करें तो m का तो डायमेंशन m ही रहेगा, l के पावर 0 रहेगा, t के पावर 0 रहेगा। अगर e का बात करते हैं तो e का डायमेंशन क्या था? mL2T-2। तो रख दीजिए mL2T-2 टू दी पावर क्या है? a। अगर फोर्स का बात करें तो फोर्स क्या था? mL_T-2। तो रख दीजिए mL_T-2 टू दी पावर b। v क्या था? वेलोसिटी L_T-1 था, तो रख दीजिए L_T-1 टू दी पावर c। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 इज इक्वल टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ a है, यहाँ b है, इनटू है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो m टू द पावर a प्लस b। अच्छा दूसरा क्या है सर? l है। l अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, l टू द पावर 2a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टी की ओर। टी क्या है? टी यहाँ पे सर -2a है, यहाँ पे -2b है, यहाँ पे -c है, तो टी क्या हो जाएगा सर? टी हो जाएगा -2a -2b और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -c हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं सर कि a प्लस बी कितना होगा? 1 होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होगा। फिर क्या बोल रहा है? 2a प्लस बी प्लस सी। 2a प्लस बी प्लस सी कितना होगा सर? वो 0 होगा। और अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे सर -2a -2b -c इज इक्वल टू कितना होगा सर? इज इक्वल टू फिर से 0 होगा। बोलिए कोई दिक्कत? सर ये -2a -2b -2c या फिर 2a प्लस बी प्लस सी, सर ये बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। क्या कुछ अलग हो रहा है? यहाँ पे सारा प्लस है, यहाँ पे सारा माइनस है, तो बात तो एक ही है। तो अपने पास इक्वेशन तो दो ही बने, फिर बताइए अगर इनको ऐड भी कर दी। अच्छा यहाँ पे 2a प्लस बी है, ठीक है, नहीं यहाँ पे 2a प्लस बी है। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो एक काम कीजिए, क्यों ना इन दोनों को मैं ऐड कर दूं। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ये 2a इस -2a को खा जाएगा, ये c इस -c को खा जाएगा, ये b इस -2b के साथ जब जुड़ेगा तो b -2b कितना आ जाएगा? -b आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ -b इज इक्वल टू, सर यहाँ भी 0 वहां भी 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -b की वैल्यू 0 है, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर b की वैल्यू 0 है। देयरफॉर b की वैल्यू 0 है। सर अगर b की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर a की वैल्यू क्या है? 1 है। और अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम इसी में पुट कर देते हैं। सो 2a तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या जाएगा? -2 हो जाएगा।
देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। सर a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 0 आई, c की वैल्यू -2 आई। हमसे क्या पूछा था? हमसे डायमेंशन पूछा था, तो डायमेंशन लिख सकते हैं क्या? चलिए हमारा क्या, हमने क्या लिखा था? मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EFV के। सिंस मास जो था वो EFV पे था, a टू द पावर a टू द पावर b टू द पावर c। सो हम कह सकते हैं मास जो होगा वो k e टू द पावर, a का वैल्यू क्या रहता, 1 आ रहा था क्या? a का वैल्यू 1 0 -2, 1 0 -2 तो ये जाएगा 1 0 और ये जाएगा -2। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k e बाई v स्क्वायर। आया क्या बात समझ में? क्या फोर्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं सर, फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर फोर्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो हमारा ये कुछ रिलेशन आएगा। आया क्या बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हमारा रिलेशन आएगा मास इज इक्वल टू k e बाई v स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है इफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट t। सर हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक सैटेलाइट दिया हुआ है जिसका घूमने का टाइम पीरियड t दिया हुआ है। डिपेंड्स ऑन g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। मास ऑफ अर्थ m लिया है, r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। फाइंड डायमेंशन ऑफ t, हमें डायमेंशन ऑफ t बताना है कि क्या होगा अगर वो इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे सर? सबसे पहला तो क्या है? g है, m है, r है, यही है। g है, m है और r है, यही है सर। तो g के पावर a ले लीजिए सर, m के पावर b ले लीजिए सर, r के पावर c ले लीजिए सर, यही है। g, m और r पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर t इज इक्वल टू k g m और ये r, ये टू द पावर a टू द पावर b टू द पावर c। अब सर हमें abc की वैल्यू चाहिए होगी, तो जाहिर सी बात है सर हमें डायमेंशन रखना होगा सबका। अगर सबका डायमेंशन रखना होगा तो पहले हमें क्या चाहिए? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए। निकालिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैसे निकालते थे सर? F इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर होता था। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि g क्या हो जाएगा? F r स्क्वायर बाई m1 m2 हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो पुट कीजिए। F में क्या था? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, mlt -2 होता था, ये l स्क्वायर होता था और नीचे क्या होता था? m2 होता था। ये ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या जाएगा? m-1 l3 t-2 होगा क्या? m-1 l3 t-2 हो जाएगा। सर g तो आ गया। अच्छा g आने के बाद फिर क्या? एक मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ सर क्या हो जाएगा? डायमेंशन इसका l हो जाएगा, तो पुट कर देते हैं। सो डायमेंशन ऑफ m0 L0 t के पावर 1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? यूनिटलेस, छोड़ देंगे। अगर g का बात करें तो g क्या है? m-1 l3 t-2, m-1 l3 t-2 टू दी पावर क्या है? a। दूसरा क्या है? मास, तो मास के पावर b। तीसरा क्या है? रेडियस, रेडियस है तो लेंथ, लेंथ के पावर c। इसको जरा आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जाएगा m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -1 इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। m के पावर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा -a प्लस b। m के पावर -a प्लस b। l में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 3a और वहां से c, तो 3a प्लस c। t का अगर बात किया जाए तो सिर्फ यही है, तो t के पावर -2 है। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो अब इसको कंपेयर करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। कह सकते हैं देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि कंपेयर करने पे सर यहाँ पे m के पावर 0 है, यहाँ पे -a प्लस b है, -a प्लस b इज इक्वल टू 0। देयरफॉर कह सकते हैं कि b की वैल्यू क्या आएगी? a के बराबर आएगी। अगला क्या है सर? 3a प्लस c है, 3a प्लस c इज इक्वल टू, सर l भी 0 है तो 3a प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा। अगले का बात करें तो सर -2a है, -1 है, तो -2a इज इक्वल टू -1 है। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी तो b की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? सर b की भी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू सर निकाल लेते हैं, देखते हैं। 3a प्लस c क्या था? 0। सिंस 3a प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3a, तो इज इक्वल टू -3 इंटू a की वैल्यू क्या आ रही थी? 1/2, यही आ रही थी क्या?
हाँ सर 1/2 आ रही थी। तो यहाँ से अपना c का वैल्यू कितना आ जाएगा -3/2। अगर ये हमारा वैल्यू आ गया ABC, तो हमें चाहिए क्या था, हमें तो डायमेंशन चाहिए था सर, डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए था सर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए था तो वो क्या था, KGMR था। तो लिख देते हैं सिंस T इज इक्वल टू KGMR पावर A पावर B पावर C, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर T इज इक्वल टू K G के पावर A के पावर क्या था 1/2, M के भी पावर क्या था B भी क्या था 1/2 आ रहा था, फिर R के पावर क्या आ रहा था सर, R के पावर -3/2 आ रहा था। तो हम इसको कह सकते हैं T इज इक्वल टू KGM टू द पावर 1/2, और यहाँ पे अगर कर देंगे तो R टू द पावर 3/2। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं GM टू द पावर 1/2 बाई, इसको हम लिख सकते हैं R क्यूब टू द पावर 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे K था तो K को रख दीजिएगा, यहाँ पे भी K को रख दीजिएगा, K क्या आ गया, रूट के अंदर आ गया GM बाई R क्यूब। तो हमारा रिलेशन बन गया, देयरफॉर जो हमारा रिलेशन आया है P इज इक्वल टू K रूट GM बाई R क्यूब। ये हमारा कुछ रिलेशन आया है। आया क्या बात समझ में? P इज इक्वल टू K रूट GM बाई R क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, टाइम पीरियड का। अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास और रेडियस ऑफ ऑर्बिट माने हैं तो। क्लियर? चलिए जल्दी से इसको उतारिए, उतारिए। T इज इक्वल टू K रूट ओवर GM बाई R क्यूब। आ रहा है क्या? आ गया? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक बार वैल्यूज चेक कर लीजिएगा, वैल्यूज तो ठीक आ रही। अगर यहाँ पे देखा जाए तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, मास पे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे, तो ठीक है। जी का वैल्यू निकाले थे FR²/m1m2, F क्या है mlt-2 मास इंटू एक्सेलरेशन, ये L² हो गया डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर, ये m² हो गया, ये ऊपर गया तो m-1 L3t-2, ठीक है। टाइम पीरियड का t हो गया, g का m-1 L3t-2 हो गया, ये मास का m ही हो गया, मास m था ना, ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का l हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया -a प्लस b, इसको सिंप्लीफाई किया तो 3a प्लस c t के पावर -2, ठीक है। ओके, यहाँ पे गड़बड़ी कर दिए। ये डायमेंशन ऑफ t जो था, तो डायमेंशन ऑफ t तो यहाँ पे +1 होगा ना। हाँ, डायमेंशन ऑफ t क्या होगा, +1 होगा, तो यहाँ पे -1 कैसे कर दिए? इसको उड़ाइए -1 को, ये -1 उड़ जाएगा, तो यहाँ पे t के पावर 1 आ जाएगा। अगर t के पावर 1 आ जाएगा तो बाकी सब तो ठीक है, -a प्लस b इक्वल टू 0 है, 3a प्लस c इक्वल टू 0 है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद -2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -2a इक्वल टू 1 होगा, यानी ये जो है ये -1 नहीं होगा, ये माइनस हटा दीजिए, और यहाँ पे भी माइनस हटा दीजिए। अगर माइनस हटा देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। अगर a की वैल्यू -1/2 आ जाएगी तो b की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, b की भी वैल्यू आ जाएगी -1/2। आया क्या बात समझ में? a की भी वैल्यू -1/2, b की भी वैल्यू -1/2। आगे बढ़ते हैं। सर 3a प्लस c इज इक्वल टू 0 था, तो c इज इक्वल टू -3a, तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, तो ये +3/2 हो जाएगा। आया क्या बात समझ में? ये अगर +3/2 हो गया, अब यहाँ पे रखेंगे तो ये -1/2, ये -1/2, ये +3/2। आया क्या बात समझ में? ये +3/2, यानी कि ये जो है यहाँ पे ये माइनस होगा, और ये जो है इसको हटा ही देता हूँ। ये तो माइनस था तो माइनस ही है, इसको जब नीचे लेके चले गए होंगे तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, यहाँ पे माइनस आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे ये माइनस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये भी माइनस होगा। तो एक काम करते हैं, इसको उड़ा देते हैं, यहाँ से फिर से लिख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर इसको देखा जाए, जो हमने माइनस की गलती की है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि t जो होगा वो होगा k, और यहाँ पे हो जाएगा r क्यूब टू दी पावर 1/2 बाई, अगर इसको देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं gm टू दी पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हैं k, और ये सब रूट में लेके चले जाइए, टू दी पावर 1/2 कॉमन है, तो हो जाएगा r क्यूब बाई gm। क्या किया मैंने, ये r क्यूब और gm को एक साथ रख दिया, इस पे भी पावर 1/2, इस पे भी पावर 1/2, तो पूरे पे पावर 1/2, पूरे पे पावर 1/2, यानी कि सब पे रूट आ गया। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया,
हमारा रिलेशन ठीक पलट गया, ठीक है। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के रूट आर क्यूब बाई जी एम, टी आर क्यूब बाई जी एम। अब आप बोलिए सर आपको याद कैसे आया, आपको कैसे पता लगा कि ये गलत आ रहा है? क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो होता है, आगे आप ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला ही होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आर क्यूब बाई जी एम। यहाँ पे जो के कांस्टेंट आ रहा है, ये यहाँ पे वहां पे क्या आएगा, 2 पाई आएगा। आई क्या बात समझ में? तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आर क्यूब बाई जी एम आने वाला है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े फिर अगले सवाल पे, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है कि इफ एफ बराबर फोर्स है, वी बराबर वेलोसिटी है, टी बराबर टाइम है, टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। चलिए भैया फिर से वैसे ही कोई सवाल आ गया, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सर एफ क्या है, फोर्स है, तो फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा। वी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, एल टी माइनस 1 हो जाएगा। टी टाइम है तो टाइम का डायमेंशन कितना हो जाएगा सर, टाइम का डायमेंशन तो टी ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये अगर हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो डायमेंशन ऑफ मास निकालना है, तो लेट मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ वी टी है, तो एफ वी टी, एफ पे पावर ए, वी पे पावर बी, टी पे पावर सी। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मास जो होगा के टाइम्स ऑफ एफ वी टी होगा, एफ वी टी टू दी पावर ए टू दी पावर बी टू दी पावर सी। अब सर हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए, तो फिर से क्या करना होगा, डायमेंशनली इक्वेट करना होगा। सो अब हम रखते हैं फिर डायमेंशनली इसको, m का क्या हो जाएगा, m के पावर 1, l के पावर 0 और t के पावर क्या हो जाएगा 0। इतने तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर k तो डायमेंशनलेस होगा, अगर फोर्स का बात करें तो फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा a। v का अगर बात करें तो एल टी माइनस 1 टू दी पावर क्या हो जाएगा b। t का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा t के पावर c। बोलिए कोई दिक्कत, जगह तो नहीं छोड़ा आगे, ठीक है, बोलिए क्लियर है। चलिए तो फिर अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो सर यही रह जाएगा m1 l0 t0 इज इक्वल टू, जो इसको कंपेयर करेंगे सर यहाँ पे भी m है, आगे कहीं नहीं है, तो ये m के पावर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। l का देखें तो l यहाँ पे है तो ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा b, इधर नहीं है तो l के पावर a प्लस b आ जाएगा। t का अगर देखें तो t यहाँ पे है तो माइनस 2a माइनस बी प्लस सी, तो माइनस 2a माइनस बी प्लस सी। अब इसको कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि सर 1 की वैल्यू क्या होगी, a के बराबर होगी, 0 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी के बराबर होगी, और 0 की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2a माइनस बी प्लस सी के बराबर होगी। सर a की वैल्यू 1 आ रही है, देयरफॉर b की वैल्यू माइनस a के बराबर होगी, सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे पुट करते हैं, देयरफॉर c की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, तो 2 a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो c की भी वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू 1। तो अगर हम अपना डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे m का, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देयरफॉर m इज इक्वल टू k, f के पावर a था यानी पावर 1, v के पावर b था पावर माइनस 1, फिर क्या था t के पावर क्या था c था, c के पावर 1। तो हम लिख सकते हैं सो m इज इक्वल टू k f t बाई v। क्लियर है क्या? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसका। t क्या हो जाएगा, सॉरी मास कितना हो जाएगा, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा k f t बाई v। देख लिया क्या? चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखें हम रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्लियर है, कर लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, बढ़ा दें, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तब हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का क्या क्या ड्रॉबैक है हमें ये बताना है। चलिए बताइए, जो हमने डायमेंशन पढ़ा है, जो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक है। तो सबसे पहला तो ये है सर ड्रॉबैक कि वी कैन नॉट
टेल whether the equation is correct or not, is correct और नॉट। सबसे पहला तो ड्रॉबैक यही है सर कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन भी जो है उससे भी हम नहीं बता पा रहे थे कि जो गिवन इक्वेशन है वो सही है या गलत है, फॉर्मूला जो है वो सही है या गलत है। तो वी कैन नॉट टेल वेदर द गिवन फॉर्मूला लिख लो, इक्वेशन नहीं, वेदर द गिवन फॉर्मूला, वेदर द गिवन फॉर्मूला whether the given formula is correct or not, हम ये नहीं बता पा रहे थे सर। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो हमारा ये क्लियर है क्या? दूसरा ड्रॉबैक बता पाएंगे क्या? हाँ चलिए, दूसरा ड्रॉबैक हमारा ये है कि सर जब भी हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो हम कांस्टेंट टर्म के बारे में नहीं बता पा रहे थे। सर कांस्टेंट टर्म क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो तो के हम लोग हर जगह के ले रहे थे। तो दूसरा हमारा ड्रॉबैक क्या आएगा? while deriving formula, comma, we are unable to find value of constant। सर कांस्टेंट का वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे थे, ऐसा भी था क्या? बिल्कुल ऐसा भी था। और क्या ड्रॉबैक है सर? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा ये है सर ड्रॉबैक कि अगर बात किया जाए कि आपको अभी तक आप जितना भी डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किए थे वो सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल तक का ही डिराइव किए थे, हर जगह 3 ही वेरिएबल आ रहे थे, तभी आप डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर पा रहे थे। ठीक है, तो वी कैन डिराइव फॉर्मूला only including 3 variables, we can derive formula only including 3 variables। ऐसा भी था क्या? बिल्कुल। और क्या है सर? सर और अगर बात किया जाए तो जो भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे वो सिर्फ प्रोडक्ट के केस में डिराइव कर रहे थे। जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही हम बता पा रहे थे। जैसे हम कह रहे थे कि जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इनटू वेलोसिटी इनटू फोर्स के पावर ABC। क्या कहीं ऐसा था कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m प्लस टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो अगला हमारा ड्रॉबैक क्या हो सकता है? We can only derive relation using dimensional analysis which are in product। ठीक है, we can only derive dimensional analysis, we can only derive dimensional analysis which are in product, बताइए और कोई ड्रॉबैक है क्या? सोचिए जरा। देखिए पहला ड्रॉबैक क्या था? पहला ड्रॉबैक तो ये था सर कि वी कैन नॉट टेल वेदर द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, हम नहीं बता पा रहे थे। दूसरा क्या है सर? दूसरा तो ये है सर कि while deriving formula we are unable to find the value of constant, constant का वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे थे। फिर क्या? we can derive formula only including 3 variables। फिर क्या था? we can only derive dimensional analysis या formula which are in product। अब बताइए अगला और कुछ है क्या?
और कुछ? चलिए, और क्या है? एक पॉइंट और है सर, एक पॉइंट और क्या है सर? वी कैन नॉट एक्सप्रेस dimensional formula, we cannot express dimensional formula which contains exponential, trigonometric, logarithmic, फंक्शंस। सर अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, तो हम ऐसे फंक्शन का भी क्या कर सकते थे? डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे जो फंक्शन है ये सारे के सारे क्या डायमेंशन लेस है, तो इनका हम डायमेंशन कहीं दिखा ही नहीं पाएंगे। और अगर कहीं डायमेंशन आ ही नहीं पा रहा है तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि साइन थीटा था या नहीं था, कॉस थीटा था या नहीं था, ई टू द पावर एक्स था या नहीं था। हम कैसे बता पाएंगे? क्योंकि इनका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है। तो हमारी ये कुल मिला के 5 ड्रॉबैक हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। क्लियर? चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? आगे बढ़े? एक मिनट। ठीक है, चल तो रहा है? हाँ चल रहा है। भाई साहब डर सा लग जाता है अब तो, मतलब एक घंटा 1.5 घंटा रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद पता चलता है कि आवाज नहीं आई, पता चलता है वीडियो नहीं आई, वीडियो बंद हो गया, स्टोरेज फुल हो गया। चलिए खैर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे अब हमें क्या डिस्कस करना है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे हमें सवाल करना है। ठीक है, तो देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे कैसा सवाल है, क्या बोल रहा है सवाल। जरा ध्यान से पढ़िए सवाल को। सवाल दिख रहा है? सवाल हमसे कह रहा है कि हमें दिया हुआ है डेंसिटी इन सीजीएस यूनिट जो कि कितना है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड डेंसिटी इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इतना है, यूनिट ऑफ मास इतना है। मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए। अब सर जो फिजिकल क्वांटिटी ये है वही फिजिकल क्वांटिटी दूसरा भी होगा, तभी हम उनको इक्वेट कर पाएंगे। तो हमें पता है कि सिंस फिजिकल क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी 2, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। सर अगर हम पहला ये ले रहे हैं, पहला हम ये फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं और दूसरा हम इस सिस्टम के फिजिकल क्वांटिटी को ले रहे हैं, पहला सिस्टम ऊपर वाला हो गया, दूसरा सिस्टम नीचे वाला हो गया। तो पहले सिस्टम में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए तो 4 है, यूनिट अगर देखा जाए तो कितना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इज इक्वल टू। सर इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द डेंसिटी इन सिस्टम, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है। अगर यूनिट का बात करें तो इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब था तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि नया यूनिट 10 सेंटीमीटर है। मास पहले ग्राम में था, अब मास कितना है? 100 ग्राम है, तो मास की जगह ग्राम की जगह कितना आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा। बोलिए क्लियर या नहीं? अब जो जो उड़ रहा है उसे उड़ा दीजिए। सर 1 ग्राम से 1 ग्राम चला जाएगा। सर अगर सेंटीमीटर क्यूब को देखा जाए तो सेंटीमीटर क्यूब को खा जाएगा। ठीक है, ये बाहर आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब खा गया। उसके बाद अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू ये हो जाएगा 100 भाई, अगर नीचे देखा जाए तो 1 2 3, कोई दिक्कत? आगे फर्दर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 2 जीरो को खा जाएगा, देयरफॉर ये 10 इधर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो हमारा नया जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? नए वाले यूनिट में डेंसिटी 40 होगा। आगे के बात समझ में? पहले वाले में अगर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था तो अब 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर? चलिए उतार लीजिए इसको, लिख लिया? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकंड। यूनिट ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड दिया हुआ है। यूनिट ऑफ टाइम 5 सेकंड दिया हुआ है, 1 यूनिट ऑफ मास भी दिया हुआ है 20 kg, 1 यूनिट ऑफ लेंथ भी दिया है 10 मीटर। इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट बताना है। तो सबसे पहले अगर पावर को देखा जाए तो सर पावर होता क्या है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम।
सर अगर वर्क डन को देखा जाए तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सर अगर ये फोर्स होता है तो फोर्स किस में नापा जाएगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सर मास को अगर देखा जाए तो मास को किस में नापते हैं सर, केजी में। एक्सेलरेशन को किस में नापते हैं सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इनटू डिस्प्लेसमेंट को किस में नापेंगे, मीटर में। बाय टाइम को किस में नापेंगे, सेकंड में। तो यूनिट आ गया सर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। बोलिए कोई दिक्कत, यूनिट हमारा क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। सर यूनिट निकाल के करेंगे क्या, तो देखिए क्या करेंगे। हमसे कह रहा है कि इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ टाइम कितना है, 5 सेकंड है। 1 यूनिट ऑफ टाइम कितना है, 5 सेकंड है। तो पहले वाले में कह रहा है कि 1 यूनिट ऑफ पावर बताओ। सर पावर अगर 1 था, 1 यूनिट ऑफ पावर था, तो अब क्यों ना हम इसको पहले फिजिकल क्वांटिटी 1 ले लें। हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी अगर बात करें एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट को हम फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं, और इनका जो यूनिट है हम इसको सेकंड फिजिकल क्वांटिटी मान लेंगे। तो सिंस हमें पता है, सिंस फिजिकल क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी 2 होगा सर, बिल्कुल होगा सर। अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर सर 1 है, क्योंकि ये पावर का बात कर रहा है, तो हम 1 वॉट का बात कर लेते हैं, यानी 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इज इक्वल टू, कह रहा कितना यूनिट ऑफ पावर होगा इस सिस्टम में। सर कितना यूनिट होगा हमें नहीं पता। अगर बात करें किलोग्राम का, तो इसमें किलोग्राम है, इसमें कितना है, इसमें 20 किलोग्राम है। तो यहाँ पे मास कितना आ जाएगा सर, 20 किलोग्राम आ जाएगा। किलोग्राम की जगह 20 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि मास का जो यूनिट है वो कितना है, 20 किलोग्राम है। जैसे पहले वाले में किलोग्राम था, अब इसमें 20 किलोग्राम है। इनटू सर लेंथ इधर मीटर में नापते थे, इधर 10 मीटर में नाप रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 10 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। बाई सर टाइम यहाँ पे सेकंड में नापते थे, टाइम यहाँ पे 5 सेकंड में नाप रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 5 सेकंड का क्यूब हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। फिर जो जो कट रहा है पहले उसको काट दिया जाए। सर मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर ले जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, चला जाएगा। सेकंड क्यूब को सर ये सेकंड बाहर आ जाएगा, क्यूब के साथ चला जाएगा। ये केजी को खा जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं सर, अगर इसको देखा जाए तो इसको इधर भेज देते हैं सर, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब बाई, ये भी इधर आ जाएगा सर, तो ये आ जाएगा 20 इंटू ये 10 10 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा सर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25 25 5 125 125 बाई 20 इंटू 100। सर 25 से अगर देखा जाए तो 25 से कट रहा है, तो 25 से काट दीजिए। 25 से अगर काटेंगे तो 25 5 बार में, 25 4 बार में, 5 से फिर काट दीजिए 4 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/16। आए क्या बात समझ में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/16। तो अगर कोई पूछे कि भैया 1 वॉट, जो 1 वॉट पावर था, 1 वॉट पावर कितने के बराबर आएगा, इस बार 1/16 वॉट के बराबर आएगा। आए क्या बात समझ में, हमने इसको मान लिया कि फिजिकल क्वांटिटी ये 1 यूनिट ऑफ पावर जो बोला है, हमने मान लिया था कि इसमें जो पावर है वो कितना है, 1 वॉट है। ठीक है, आए क्या बात समझ में। इसने बोला था कि इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ टाइम दिया इतना, 1 यूनिट ऑफ मास दिया इतना, 1 यूनिट ऑफ लेंथ दिया इतना, इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर इज, कह रहा है इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर कितना होगा। तो 1 यूनिट कौन सा, सर हमने कहा एसआई सिस्टम का, तो एसआई सिस्टम में 1 यूनिट कितना होता है, 1 वॉट होता है। तो 1 वॉट हमने निकाल लिया सर, फिर उसके हिसाब से हमने फिजिकल क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी 2 कर दिया। तो n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 हमने क्या कहा सर, 1 यूनिट ऑफ पावर पूछा है तो 1 वॉट का बात किया है, तो 1 रख दिया, वॉट की जगह उसका यूनिट रख दिया। फिर यहाँ पे हमें नहीं पता न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसका यूनिट रख दिया, सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू 1/16। क्लियर, चलिए उतारिए, उतार लिए क्या, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि इफ यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन, लेंथ इज इक्वल टू ये, टाइम इज इक्वल टू ये, तो पूछा क्या है, पूछा क्या है, मास का पूछा है क्या। यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, लेंथ इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, टाइम इज इक्वल टू 100 सेकेंड, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। हाँ, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास, व्हाट will be unit of mass, what will be unit of mass, मास का यूनिट क्या होगा। तो देखते हैं सर, अगर बात करें सर फोर्स का, तो फोर्स होता क्या है सर, फोर्स होता है
मास इनटू एक्सेलरेशन होता है सर। सर मास हमसे पूछा है, एक्सेलरेशन का हमें पता नहीं है सर। एक्सेलरेशन का अगर बात करें सर, ये मास का क्या होता है सर? मास को तो मास ही रहने दीजिए। अगर एक्सेलरेशन का बात करें तो एक्सेलरेशन का यूनिट में ही लिख लेते हैं, छोड़ो। मास किस में आएगा? केजी में। एक्सेलरेशन किस में आता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें चाहिए क्या? हमें यूनिट ऑफ मास चाहिए। हमें यूनिट ऑफ मास चाहिए। हमें लेंथ का यूनिट दिया हुआ है, हमें टाइम का यूनिट दिया हुआ है, और मास का यूनिट पूछ रहा है। फोर्स का भी दिया है कि 1 किलो न्यूटन है। फोर्स कितना दिया हुआ है? अच्छा चलिए इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं फिर। फोर्स कितना दिया हुआ है रख लीजिए इसको। देखिए फोर्स दिया हुआ है कितना? सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और फोर्स कितना दिया हुआ? 1 किलो न्यूटन, यानी कि ये हो गया 1000 न्यूटन। आई क्या बात समझ में? ये कितना हो गया? 1000 न्यूटन हो गया। अगर मास का बात करें तो मास हमें नहीं पता है सर। मास हमें नहीं पता है सर। अब इसमें अगर बात करें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की जगह लेंथ कितने में दिया है सर? लेंथ किलोमीटर में दिया है, 1 किलोमीटर बाई। सेकंड का बात करें तो यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे 100 सेकंड है, तो 100 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों सर? सिंस फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी बाई टी। ठीक है, डेल्टा वी बाई टी हो जाएगा। तो डेल्टा वी बाई टी क्या हो जाएगा सर? डेल्टा वी हो जाएगा एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन, टी माइनस वन कितना हो जाएगा? एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू यानी कि एल ऊपर मीटर, और टी माइनस टू यानी कि टी टू नीचे, यानी कि सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लेंथ बाई सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ कितना दिया है? किलोमीटर दिया है। टाइम कितना दिया है? सेकंड का स्क्वायर दिया। आएगा समझ में? क्लियर? फोर्स दिया हुआ है 1 किलो न्यूटन, तो फोर्स की जगह रख दिया 1 किलो न्यूटन, यानी कि 1000 न्यूटन। इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास का हमसे पूछा है यूनिट, तो हमें नहीं पता। एक्सेलरेशन का हमें पता है सर कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर। लेंथ दिया है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर रख दिया। टाइम दिया 100 सेकंड, तो 100 सेकंड का स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000 न्यूटन इंटू ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1 2 3 4, और ये जाएगा सेकंड स्क्वायर बाई, इधर अगर आएगा तो ये किलोमीटर, इधर आ जाएगा तो 1 2 3 1000 मीटर। तो ये 3 जीरो इस 3 जीरो को खा जाएगा सर, तो यही हमारा मास का यूनिट आ जाएगा। तो मास का यूनिट कितना आ जाएगा सर? ये 4 जीरो आ रहा है, देयरफॉर मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000 केजी आ जाएगा। आएगा क्या बात समझ में? मास हमारा कितना आ जाएगा? 10,000 केजी आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि इन सीजीएस यूनिट, इन सीजीएस सिस्टम स्टीफेंस कांस्टेंट, एक स्टीफेंस कांस्टेंट होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसकी वैल्यू दी है 5.67 इंटू 10⁻⁵ अर्ग सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर टू द पावर -2 केल्विन टू द पावर -4। फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम। कह रहा है इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में फाइंड करो। ये किसमें दिया है? सीजीएस में। अगर सीजीएस में दिया है सर, तो अगर एसआई में हमें करना है, तो एसआई में हमें पता है कि सर सेकंड तो सेकंड रहता है, सेंटीमीटर मीटर हो जाता है, केल्विन केल्विन ही रहेगा सर। और रही बात अर्ग की, तो अर्ग किस में चला जाएगा? जूल में चला जाएगा। याद कीजिए, पढ़ा होगा, सिंस 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। पढ़ा था क्या? यूनिट डायमेंशन का जब कन्वर्जन कर रहे थे स्टार्टिंग में, तभी पढ़े थे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर स्टीफेंस कांस्टेंट को सिग्मा से दिखाते हैं। ठीक है, सिग्मा हमारा क्या होता है? स्टीफेंस कांस्टेंट होता है। स्टीफेंस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है? जिसकी वैल्यू दी हुई है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -5। ये क्या है? अर्ग इंटू, अर्ग के बाद इंटू क्या लगा रहे हैं? बाई में ही लगा देते हैं डिवीजन में, सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू केल्विन टू द पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर सिग्मा ये हो जाएगा 5.67 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1 अर्ग कितना जूल हो जाएगा? देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1 अर्ग जो होगा वो 10 टू द पावर -7 जूल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 1 बाई 10 टू द पावर 7, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -7। तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -7 जूल बाई, अगर सेकंड का बात करें तो ये यही रह जाएगा। सेंटीमीटर का बात करें तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 मीटर। यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये केल्विन टू द पावर 4 ही रह जाएगा।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 5.67 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁷ बाई ये कितना हो जाएगा जूल, ये कितना हो गया सेकेंड इंटू 10⁻⁴। अब ये कितना हो जाएगा केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा तो ये कितना देगा 5.67 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा -5 -7 -12 +4 -8 तो -8। ऊपर क्या बचा जूल, तो जूल पर यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। तो सर अर्ग की जगह जूल आ गया, सेकंड की जगह सेकंड ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर आ गया, केल्विन टू द पावर 4 की जगह केल्विन टू द पावर 4 आ गया। और हमारी वैल्यू कितनी आ गई 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 आ गई। आए क्या बात समझ में? तो ये हमारा किस में यूनिट था, ये हमारा किसका वैल्यू था, सीजीएस सिस्टम में वैल्यू था। ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा एसआई सिस्टम में वैल्यू आ गया। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। ले लिया क्या? ले लिया? आगे बढ़े, उतार लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड स्टार्ट करने के पहले जरा एक बार देख लें। हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रहा है। चलिए पैरेलैक्स मेथड, भाई साहब वाकई में डर लग जाता है। पैरेलैक्स मेथड होता क्या है उसको देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये पेन है, ठीक है, ये हमारे पास पेन है, हम इस पेन को सामने से देख रहे हैं, ये पेन इस आंख से देख रहे हैं, इसी पेन को इस आंख से भी देख रहे हैं। तो सर हमारी जो दोनों आंखें हैं, ये दोनों आंखें कहीं ना कहीं इस पेन के टिप पे कोई ना कोई एंगल बना रही होंगी, बना रही होंगी, बिल्कुल बना रही होंगी। ये दोनों आंखें, एक रे ऐसे गई एक रे ऐसे गई, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा पेन का टिप हमारे दोनों आंखों पे। ठीक है, अब बात करते हैं, इस पेन को मैंने यही रखा हुआ है, अब मैं एक आंख को बंद करता हूं, ठीक है, मैं एक आंख से देख रहा हूं, फिर क्या किया मैंने, इस आंख को बंद कर दिया और इस आंख को खोल लिया। तो जब भी मैं ऐसे करूंगा तो आप करके देखिए, चलिए उठिए और करके देखिए। ये पेन ऐसे है, मैं इसको पहले तो ऐसे देख रहा हूं तो ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है, फिर मैंने एक आंख को बंद किया तो सामने देखा तो ये पेन मेरे को दिख रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने इस आंख को बंद किया, इस आंख को खोला, ये स्लाइड शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये स्लाइड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पहले ऐसे था तो कभी एक आंख बंद करने पे ये पेन यहां दिखाई देगा, कभी एक आंख बंद करने पे ये पेन यहां जो था वो यहां दिखाई देगा, यानी कि शिफ्ट इन पोजीशन होने वाला है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम दोनों आंखों से इंडिविजुअली देखें तो देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ पोजीशन, और इसी शिफ्ट ऑफ पोजीशन को क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। लिख लीजिए, लिखिए, there will be a shift, there will be a shift of position of block of any material, लिख लीजिए ब्लॉक की जगह, of any material, there will be a shift of position of any material when we see it with both of our eyes, with both of our eyes individually, आगे लीजिएगा, दिस शिफ्ट इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स, दिस शिफ्ट is called as पैरेलैक्स। आएगा बात समझ में? जब भी मैं इस पेन को सामने रख रहा हूं तो मेरी एक आंख में एक रे आ रही है यहां से, एक आंख में एक रे जा रही है यहां से, तो ये कहीं ना कहीं एक एंगल सबटेंड कर रहा है। दिख रहा है क्या, ये पेन से रे आ रही है और ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहां से आ रही है, ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है। दिख रहा है बिल्कुल। अब इसी पेन को जब मैं एक आंख बंद करूंगा तो ये पेन जो यहां था, जैसे ही मैं एक आंख ये वाला बंद किया, ये पेन हल्का सा इस साइड को आ जाएगा,
फिर जैसे ही मैं ये पेन ये वाला आंख बंद करूंगा, ये पेन इस साइड को भाग जाएगा। आए क्या बात समझ में? जब यहां ऐसे देख रहा हूं, जब यहां बंद किया तो भी ये पोजीशन क्या किया, अपना चेंज किया, और जब ये वाला पोजीशन अपना बंद किया आंख तो ये पोजीशन इधर को आ गया। यानी ये अपने मीन पोजीशन से देखा जाए तो कभी इधर को भाग रहा है, कभी मीन पोजीशन से इधर को भाग रहा है। कब? जब हम अपने दोनों आंखें से इसको इंडिविजुअली देख रहे हैं तब। तो इसी शिफ्ट ऑफ पोजीशन को क्या कहते हैं? पैरेलैक्स कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया क्या? चलो, फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ मून। अब अगर मून का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो हम कैसे मून का डिस्टेंस फाइंड करेंगे? बताइए, क्या बता सकते हैं कि अगर हमें मून का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे? तो देखिए, इसको देखने के पहले जरा ये देख लेते हैं हम लोग कुछ चीजें। अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा नीचे ले आऊं, इसको पहले थोड़ा ऊपर ले जाऊं, आप चलिए ऊपर, हाँ, और आप थोड़ा आ जाइए नीचे। ठीक है। अगर मैं बात कर रहा था अपने पेन का, जो बात कर रहा था, सपोज कीजिए मेरा पेन यहां पे था, तो मैं यहां से देख रहा था, मैं यहां से देख रहा था, ठीक है, मैं यहां से देख रहा था, तो ये पेन मेरी आंखों पे एंगल सबटेंड कर रहा था। ये पेन जो है ये मेरी आंखों पे एक एंगल सबटेंड कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं एक आंख बंद किया, ये जो पेन था, ये पेन उठ के कहीं और चला गया। कहां चला गया सर? तो ये पेन उठ के हल्का सा यहां आ गया। आया क्या बात समझ में? ये हल्का सा उठ के यहां आ गया, और जब मैं दूसरी आंख से देखा तो ये पेन उठ के यहां आ गया। आया क्या बात समझ में? अच्छा सर, ये लेकिन ये था कहां? ये तो यहीं पे था। अगर यहीं पे था तो मैं ये कह सकता हूं कि सर पहले मैं इस पेन को देख रहा था तो ये मेरी आंखों पे एक एंगल सबटेंड कर रहे थे। फिर मैंने जब एक आंख से देखा तो ये पेन यहां शिफ्ट हो गया। फिर मैंने इस आंख को बंद किया, जब इससे देखा तो ये हल्का यहां शिफ्ट हो गया। यानी ये जो शिफ्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं? पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। आया क्या बात समझ में? ये जो शिफ्ट है हम इसको क्या कहते हैं? पैरेलैक्स शिफ्ट कहते हैं। और इसी शिफ्ट से हम आगे और भी बहुत सारी चीजें निकालने वाले हैं। वो कैसे निकालते हैं तो जरा उसके बारे में देखते हैं। हमें ये पता चल गया ये पेन यहां था, बट ये शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया। अच्छा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें जो शिफ्ट हुआ है वो लगभग कुछ इतना शिफ्ट हुआ है। दिख रहा है? ये कुछ शिफ्ट हुआ है। यानी कि अगर सेंटर पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ये मेरा सेंटर लाइन था, तो इस सेंटर लाइन पे ये कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहे होंगे। आई क्या बात समझ में? ये जो पेन था ये शिफ्ट होके इधर गया, ये पेन जो था ये शिफ्ट होके इधर गया। यानी अब ये जो शिफ्टेड पेन्स हैं ये सेंटर पे कोई ना कोई एंगल सबटेंड कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे होंगे। तो अब इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा लेंथ ऑफ आर्क है, ये मेरा रेडियस ऑफ आर्क है, और ये कोई एंगल सबटेंड कर रहा है जो कि थीटा है, तो इसके मदद से हम एल, आर और थीटा में रिलेशन हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सर कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। और यही थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर अब बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसको यूज करके हम बहुत सारी चीजें निकालेंगे। आया क्या बात समझ में? ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब हम लोग चीजें निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला अपना क्या आया कि अगर हमें डिस्टेंस ऑफ मून निकालना है तो हम कैसे डिस्टेंस ऑफ मून निकालेंगे। देखिए, अगर बात करें डिस्टेंस ऑफ मून का, तो पहले यहां पे एक मून बना लिया जाए। चलिए यहां पे हम मून बना लेते हैं। भैया मून तो गोला होता है, हाँ मून गोला होता है। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसे मून हो गया। ठीक है, अब अगर ये हमारा मून हो गया तो एक काम करते हैं, हम इस मून से क्या करते हैं, इस मून से हम यहां कभी यहां खड़े हो जाते हैं, और यहां से हम इस मून के सेंटर को देख रहे हैं। मून के सेंटर को देख रहे हैं सर, तो मून जो है उस सेंटर को हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसा हमें दिखेगा। ठीक है, फिर हम अपना पोजीशन चेंज करके यहां चले गए सर, हम कहीं यहां चले गए। अब यहां से हम मून को देख रहे हैं तो मून कुछ ऐसा दिखेगा सर, और हमने ये दूरी नाप लिया है कि ये दूरी है कितना। हम जब शिफ्ट किए एक पोजीशन, ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ पे हम लोग खड़े हैं, ये क्या है, ये मून है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम खड़े हो गए और हम मून को देखने लगे। जब मून को देखने लगे तो सर हमें पता है कि ये हमारा वर्टिकल है,
तो इससे कितने एंगल पे मून दिख रहा है हम उसको नाप सकते हैं। क्लियर सर, ये हमारा वर्टिकल है तो मून कहां दिख रहा है सर, मून जो है वो कुछ ऐसे दिख रहा है तो हम उसका एंगल वर्टिकल से नाप सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल नाप सकते हैं। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि सर ये एंगल जो होगा वो हम नाप सकते हैं, सपोज करिए वो θ1 है। उसी तरह अगर हम यहां पे भी जाएं तो यहां पे भी हम ये एंगल नाप सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये θ2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको ऐसे बांट दूं तो थोड़ा ज्योमेट्री लगाइए और ज्योमेट्री लगा के क्या आप कह सकते हैं कि सर ये भी θ1 होगा और ये भी θ2 होगा। बिल्कुल सर। अगर मैं इसका बात करूं तो अगर ये मेरा क्या है, ये मेरा डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ है। थोड़ा इसको θ1 कट जाएगा, इसको थोड़ा दूर लिख लेता हूं। ठीक है, ये r मेरा क्या है, r मेरा डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ है। तो हमें ये पता है कि सर कि अगर ये डिस्टेंस हम निकाल लें, सर ये डिस्टेंस तो हम बता ही देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें तय करना है ना, हम कभी इस पॉइंट पे हैं, हम कभी उस पॉइंट पे होंगे, तो हम देख लेंगे कितने डिस्टेंस पे हैं हम, और हम 2 बार ऑब्जर्व कर लेंगे। एक बार मून को इस पोजीशन पे ऑब्जर्व कर लेंगे, एक बार मून को थोड़ा दूर जाके उस पोजीशन से ऑब्जर्व कर लेंगे। थोड़ा दूर मतलब ये नहीं कि 2 कदम चल के, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इतने किलोमीटर के ड्यूरेशन पे हम चेक कर लेंगे कि क्या एंगल बन रहा है। अगर ऐसा है तो हमें पता है कि सर सिंस L इज इक्वल टू आर थीटा होता था, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू L बाई आर होता था। सो यहां पे अगर थीटा का बात किया जाए तो थीटा हमारा θ1 प्लस θ2 है। तो θ1 प्लस θ2, लेंथ ऑफ आर्क का बात किया जाए तो d है, रेडियस ऑफ आर्क का बात किया जाए तो वो r है, और हमें यही r चाहिए। अगर यही r चाहिए तो हम कह सकते हैं सो r इज इक्वल टू d बाई θ1 प्लस θ2। आया क्या बात समझ में? इस तरह हम बता सकते हैं कि r इज इक्वल टू d बाई θ1 प्लस θ2 है, जहां पे r क्या है, लिखिए r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ठीक है, d क्या है, d है डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन, ऑफ नहीं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। θ1 θ2 क्या है, वो हमारे एंगल है वर्टिकल से, एंगल है वर्टिकल से। किसका एंगल है सर, वर्टिकल से मून के सेंटर का एंगल है, मून के सेंटर का। सर मून का सेंटर देख पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल देख लेंगे, मून ही मून का सेंटर है, क्योंकि वो हमें बहुत छोटा दिखाई देगा। क्लियर है क्या? तो इस मेथड से हम बता देंगे कि r जो है वो d बाई θ1 प्लस θ2 है। θ1 हम देख सकते हैं सर कितना एंगल है, फिर इधर जाएंगे तो इधर से भी θ2 देख सकते हैं कितना एंगल है, तो θ1 प्लस θ2 देख सकते हैं, और यहाँ पे हम d भी देख सकते हैं, तो r हम बता सकते हैं। थीटा किस में रखना है, रेडियन में, डी किस में रखना है, मीटर में, आर किस में आएगा, मीटर में। क्लियर, डिग्री में नहीं, रेडियन में। क्लियर है क्या? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी, ले लिए? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल, फाइंडिंग डायमीटर ऑफ मून और सन। इस बार हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर बताना है सर। अब हमें क्या बताना है, डायमीटर बताना है। अब सर डायमीटर कैसे बताएं, डायमीटर बताना तो बहुत टफ है। चलिए डायमीटर देखिए कैसे बताएंगे। अगर मैं सपोज कीजिए यहीं पे खड़ा हूं, यहीं पे, ठीक है, अगर मैं यहीं पे खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि एक बार आंख बंद किया तो इसका कोना यहां से कहीं से दिख रहा है, दोनों आंख नहीं बंद कर लिया, ठीक है, दोनों आंख नहीं बंद कर लिया। फिर हमने क्या किया, हमने इस कोने को देखा तो ये भी हमको कुछ एंगल बनता हुआ दिखेगा। दिखेगा क्या? बहुत छोटा सा एंगल होगा सर, हाँ बहुत छोटा सा एंगल, बिल्कुल बहुत छोटा सा एंगल होगा, लेकिन हमें एंगल, हम लोग देख सकते हैं कि कितना एंगल होगा। क्या ये देख सकते हैं? बिल्कुल सर। अगर देख सकते हैं तो फिर से हमारा ये क्या है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मून है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर डिस्टेंस r है, जो कि अभी पिछले वाले केस में हम लोगों ने निकाला था। ये क्या है सर, ये डायमीटर ऑफ मून है, ये क्या है, डायमीटर ऑफ मून है। तो सर अगर ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ये एंगल अगर हम लोग पता कर लें कि सर अगर एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, हम इसके एक कोने को देख रहे हैं, ये कितना एंगल बना रहा है,
हम इसके दूसरे कोने को देख रहे हैं, वो कितना एंगल बना रहा है। तो मिला जुला के हम उन दोनों रेस के बीच में एंगल देख सकते हैं। देख सकते हैं क्या सर? एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का इस कोने से सर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा मेरी आंखों पे। हम उसको कहाँ ले लेंगे? सेंटर पे। हम उसको दोनों आंखों से नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे? सेंटर पे ले लेंगे सर, सेंटर पे, कि सर ये कोई एंगल बना रहा है, सर ये वाला भी कहीं ना कहीं कोई एंगल बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दो एंगल बना रहे हैं, मिला जुला के हमें एक एंगल पता लग जाएगा कि ये कितने दूरी में ये ऑब्जेक्ट फैला हुआ है। हो जाएगा क्या? अगर हो जाएगा तो ये मेरा थीटा है, ये मेरा आर है, ये मेरा डीएम है। तो हमें पता है कि सिंस एल बराबर क्या होता है? आर थीटा होता है। देयरफॉर यहाँ पे लेंथ ऑफ आर क्या होगा? डीएम होगा। आर क्या होगा सर? आर ही होगा। थीटा यहाँ पे कितना होगा सर? थीटा होगा। हमें पता क्या करना था? हमें पता करना था डायमीटर ऑफ मून। तो डायमीटर ऑफ मून यहीं से डायरेक्ट पता लग जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है? लिख लीजिएगा, डीएम क्या है? डायमीटर ऑफ मून है। डीएम बराबर क्या है? डाया मीटर ऑफ मून है। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ठीक है। थीटा क्या है? थीटा इधर लिख देते हैं, थीटा ऊपर, या यही लिख दें, यही लिख देते हैं। थीटा बराबर क्या है? एंगल, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर ऑफ मून। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ मून। क्लियर है क्या? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिएगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये सर हमारे क्या? फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार। नियर बाई स्टार का हमें डिस्टेंस बताना है। ये क्या है सर? ये है स्टार, और ये क्या है सर? ये हमारा अर्थ। डिस्टेंस बताना है सर। तो अगर बहुत दूर दूर भी चले जाएंगे, बहुत दूर दूर भी चले जाएंगे, बहुत दूर दूर भी चले जाएंगे, तो भी क्या होगा? हम इसका डिस्टेंस नहीं बता पाएंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो बहुत छोटा है। वो क्या है? बहुत छोटा है। वो ऐसा नहीं कि वो मून जैसा है, कि मून जैसा हमें दिख रहा हो। अगर ऐसा दिख रहा होता तो सर बहुत इजीली हम क्या करते हैं? हम थीटा देख लेते हैं। क्यों सर? क्योंकि हमें सर सेंटर पे जब हम देखते हैं एक साइड से, तो हमें थीटा पता लग रहा होता। हम सेंटर पे उसको क्या करते हैं? एक हमें गोला दिख रहा है सर, हम उसका सेंटर देख सकते हैं, पता है हमें, हम उसका अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। लेकिन जो एक डॉट दिख रहा है, उसका सेंटर हम कहां से पता कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है, तो अगर इसका बात किया जाए तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे? हम एक बार तो खड़े हो जाएंगे अर्थ के इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और एक बार खड़े हो जाएंगे अर्थ के इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। क्यों सर? क्योंकि इससे ज्यादा दूर हम जा नहीं सकते भाई, इससे ज्यादा दूर हम जा ही नहीं सकते। फिर हम स्टार को जब देखेंगे तो स्टार कोई ना कोई यहाँ पे एंगल सबटेंड करेगा। बोलिए, स्टार यहाँ पे कोई ना कोई तो अब तो एंगल सबटेंड करेगा सर। जब एकदम कोने पे हम चले जाएंगे, अर्थ के इस कोने पे, अर्थ के इस कोने पे, तो सर हमें कोई ना कोई एंगल हमें दिख जाएगा। है क्या? अगर ऐसा है सर, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि सर यहां से अगर देखा जाए तो फिर से सर कोई ना कोई एंगल मिल जाएगा, यहां से भी देखा जाए तो कोई ना कोई एंगल मिल जाएगा। तो इसको अगर बांट दिया जाए यहाँ पे, तो अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 हो जाएगा, अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ये z बन रहा है, z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैथ्स में पढ़े होगे क्लास 9th 8th में। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो अब हमें पता है कि ये क्या है सर? ये अपना डायमीटर ऑफ अर्थ है। तो हमें पता है कि सिंस L बराबर आर थीटा होता है, देयरफॉर L यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कितना है? वो डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर है। तो डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू आर कितना है सर? आर, यही हमारा क्या है? डिस्टेंस ऑफ स्टार हो जाएगा। आर थीटा कितना हो जाएगा सर? θ1 प्लस θ2 हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आर एस कर दो। ठीक है, इसको आर एस कर देना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू डी ई बाई θ1 प्लस θ2। क्लियर है क्या? θ1 प्लस θ2। जहां पे अगर हम पूछे कि आर एस क्या है, आर एस, तो आर एस है रेडियस, सॉरी डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ।
RS क्या है? डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ। क्लियर? अच्छा, अगर DE का बात करें तो DE क्या है? DE है डायमीटर ऑफ अर्थ। DE क्या है? डायमीटर ऑफ अर्थ। क्लियर? और θ1 प्लस θ2 क्या है? θ1 प्लस θ2 क्या है? एंगल सबटेंडेड बाई स्टार। ये θ1 प्लस θ2 क्या है? एंगल सबटेंडेड बाई स्टार। आया क्या बात समझ में? एंगल कहां पे सबटेंड कर रहा है? एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। एंगल सबटेंडेड बाई स्टार एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। क्लियर? तो इससे हम बता सकते हैं कि कितने दूरी पे स्टार है। सर डायमीटर ऑफ अर्थ हमें पता है, θ1 प्लस θ2 हम सर देख सकते हैं कि कितना एंगल बना रहा है। अगर दोनों का दूरी हम देख लें तो हमें पता चल जाएगा सर ये कितना एंगल बना कितना रहा है। ठीक है? क्यों सर? क्योंकि यहां पे भी जब खड़े होंगे तो कोई ना कोई एंगल पे स्टार दिखेगा, जब इस साइड पे खड़े होंगे तो कोई ना कोई एंगल पे स्टार दिखेगा। तो मिला जुला के हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिख जाएगा, और अगर दिख जाएगा तो हम θ1 प्लस θ2 बता सकते हैं। तो वहां से हम क्या बता सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ भी बता सकते हैं। बोलिए क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हमारा पैरेलैक्स मेथड जो है वो यहाँ पे लगभग लगभग खत्म हो चुका है। अभी आगे और इसमें थोड़ा बहुत कुछ होगा तो उसको देखेंगे, वरना सवाल से हम अपना इसमें कंटिन्यू करेंगे अगला क्लास। ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।